ऑटो सेक्टर में है। इनफैक्ट अनिल जी, हमको लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आया है। इसके 2-3 कारण है। एक तो आने वाले बजट में हमको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा एग्री सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी बेनिफिट्स आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक रहेगा, जहाँ पे कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात, कंपनी का जो कोर ऑटो बिजनेस है, वहाँ पे हमने देखा है कि हालांकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज है, लेकिन ओवरऑल डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। अभी भी इनकी गाड़ियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो करीबन 6 से 8 महीने है। और आज हमने ये भी सुना है कि इनके जो 2 प्रोमिनेंट सब्सिडरीज है, महिंद्रा लॉजिस्टिक और महिंद्रा हॉलिडेज, इनके यहाँ पे भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। महिंद्रा हॉलिडेज ने कहा है कि वो 300 एडिशनल रूम्स ऐड करने वाले हैं, प्लस महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने मेरू की फैसिलिटीज को टेक ओवर किया है। तो ओवरऑल होल्डिंग कंपनी के कारण यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट होगी। हमको लग रहा है कि कोर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, बट आने वाले साल में सब्सिडीज भी अच्छी तरह से इनको वैल्यू ऐड करेगी। तो करीबन अगर साल भर का नजरिया है तो करीबन 1050 का एक टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से आज का पिक। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, आरबीएल बैंक में एक बात जो मार्केट्स को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि न्यूज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी वीकेंड पे कि आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और जब भी आरबीआई का गवर्नर कोई भी बैंक में नियुक्त होता है तो ऑब्वियसली वहां पे कोई खराबी या कोई कंसर्न होने के बाद में ही आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीएल बैंक की लोन मिक्स की बात करें तो ज्यादातर जो कंसर्न मार्केट को है वो उनके अनसिक्योर्ड लोन्स पे है, काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी डेवलपमेंट हो गया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने कल देखा। आज हो सकता है कि शेयर में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि Q3 के नतीजे आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, और किस प्रकार से नया मैनेजमेंट और नया जो इंटरिम सीईओ है वो कैसे बैंक को आगे ले जाएंगे। इसके लिए मुझे लग रहा है कम से कम थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। ये स्टॉक में अपसाइड इमीडिएटली आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार मार्केट कॉन्फिडेंस कोई कॉर्पोरेट बूस्ट करता है तो उसको रीगेन करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि नए इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि हमको लग रहा है कि जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, नंबर्स आएंगे, उसके बाद मार्केट्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग शुड बी अवॉइडेड। ओके, होल्ड करें बट फ्रेश बाइंग फिलहाल आपको अवॉइड करनी चाहिए। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, स्टील कंपनीज में इमीडिएट जो नियर टर्म का आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। एटलीस्ट तीसरी तिमाही में हमको लग रहा है कि कंपनीज बहुत बढ़िया नंबर्स रिपोर्ट करेंगी। ऑलरेडी काफी कंपनीज जो बड़ी फ्रंटलाइन प्लेयर्स है, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन्होंने कहा है कि अभी भी ग्लोबली मेटल प्राइसेस बहुत स्ट्रांग है। और हमको लग रहा है कम से कम आने वाले 6 महीने के लिए तो कमोडिटी साइकिल अच्छी खासी रहेगी। ओवरऑल ऑटोमोटिव डिमांड भी हमको लग रहा है आने वाले साल में अच्छी तरह से बढ़ने की उम्मीद है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली प्राइस मूवमेंट मोर और लेस पॉजिटिव को फैक्टर कर चुका है। बट कहाँ मैं समझता हूँ, अगर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन पे मेटल स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। साइकिल अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी चाहिए, क्योंकि मेटल्स में हमको लग रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड अभी इन्वेस्टर्स के पास है वो काफी कम है। तो गिरावट अगर आती है तो ही खरीदे, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे। यहाँ पर टाटा पावर पर अविनाश जी 220 के आसपास खरीदना बनता है। इनफैक्ट अनिल जी, मैं समझता हूँ कि देखिए, टाटा पावर एक एसआईपी स्टॉक है। अगर आपको लंबी अवधि के लिए कोई कंपनी निवेश करनी है तो टाटा पावर डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस अभी सस्ते नहीं है, थोड़े से रन अप हो चुके हैं। लेकिन अगर नजरिया लंबा है, और अगर जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि अगर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस अभी भी आएगी। इनफैक्ट आने वाले 2 साल में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आने वाले 1 या 1.5 साल में देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिए से डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है और अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक। जी, जो मेरी आज 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल एक मार्केट लीडर है शॉक एब्जॉर्बर्स में और स्ट्रट्स में, और ज्यादातर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल जैसे सेगमेंट्स को केटर करती है। हमको लग रहा है कि अनिल जी, जिस प्रकार का ग्रोथ पैटर्न हमको कमर्शियल व्हीकल्स में दिख रहा है, पैसेंजर कार में दिख रहा है, और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट ओला
स्कूटर के लिए गैब्रियल इंडिया 100% वेंडर है। इनको करीबन 10 लाख व्हीकल्स की ऑर्डर बुक मिली है और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे तो वहां पे गैब्रियल को पोटेंशियल काफी रहेगा। अर्निंग्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-16% की अर्निंग्स ग्रोथ FY22 में आएगी और FY23 होपफुली अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में अच्छी बाउंस देखने को मिलेगी तो यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड गैब्रियल को भी आएगा। तो करंट प्राइस पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 170-175 का हमारा यहाँ पे टारगेट है। अगले 8 से 12 महीने में ये स्टॉक अच्छी तरह से मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक। ओके, तो 10 की कमाई का स्टॉक आपके लिए गैब्रियल इंडिया, इस पर करके चलनी है खरीदारी। अविनाश जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। 175 का है टारगेट।